डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 की चैप्टर सॉल्व करेंगे जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला गया है। पहले देखिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बोलते किसके? ये अभाज्य गुणनखंड है, तो भाज्य और अभाज्य समझ लेते हैं पहले। क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 रियल नंबर है। देखिए, हमारे चैनल का नाम है रवि स्टडी सेंटर। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं BSEB, ये हमारे चैनल का नाम है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले भी 10वीं की बहुत सारी वीडियो हमने डाले हैं मैथ से रिलेटेड। तो देखिए, भाज्य संख्या और दूसरा होता है अभाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक से भाग लग जाए, स्वयं से भाग लग जाए, इसके अलावा तीसरी संख्या से भी भाग लगना चाहिए, तीसरी कोई संख्या से भाग लगना चाहिए, तो वैसी संख्या को भाज्य संख्या बोलेंगे जिसमें एक से तो लगेगा ही, स्वयं से भी लगना ही चाहिए, लेकिन कोई तीसरी संख्या से भी लगना चाहिए। मान लिया जाए 4 है, तो 4 एक भाज्य संख्या है। देखिए, 4 में 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है और 4 से कम 3 से लग रहा है, तो इसको भाज्य संख्या बोलेंगे। मान लिया जाए 10 है, देखिए 10 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा और 10, इसमें कम से कम 4 से, यानी कि स्वयं से, एक से और स्वयं से अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग लगे तो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। चलिए दूसरा देख लीजिए, अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें स्वयं एक से भाग लगेगा और स्वयं से लगेगा। भाज्य संख्या में एक से भाग लगेगा और स्वयं से, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, जैसे कि 2, 3। 2 में देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और किसी संख्या से नहीं। 3 में 1 से, 3 से। 5 देखिए, 5 में 1 से लगेगा, 5 से लगेगा, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, जैसे कि 7 है, 1 से लगेगा, 7 से लगेगा। 11 है, 1 से, 11 से। 13 है, 1 से, 13 से। 17 है, 1 से और इसमें लगेगा 17 में 17 से। तो ये देखिए, ये संख्या सब जो है वो सब अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो भाज्य अभाज्य में आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अंतर। भाज्य संख्या है जिसमें एक से भी लगना चाहिए, स्वयं से लगना चाहिए और तीसरी किसी और संख्या से भाग लगना चाहिए, जैसे कि 4 है तो 1, 2, 4 से लग गई। और अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं से भाग लगेगा और 1 से लगेगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 1.2 सोल्व करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड बोल रहे हैं, चलिए गुणनफल तो आप लोग 5वीं 6ठी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखिए, कितना है? 140 है, तो 140 का गुणनखंड निकालना है। चलिए गुणनखंड निकालिए। 2 से निकालेंगे 70, फिर 2 से दीजिए 35, फिर 5 से दीजिए 7, तो यही इसका गुणनखंड हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यहाँ देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है, 2 2 बार आया है, गुने 5 गुने 7, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सोल्व हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन 1 का 2 देखिए, 156 दी हुई है।
जब अभाज्य गुणनखंड निकालने बोले तो सबसे कम अंक वाले 2 3 4 2 3 5 इस ऐसी संख्या से निकालेंगे, क्योंकि 4 से निकालेंगे तो भाज्य संख्या हो जाएगी। तो 4 से यहाँ पे नहीं दिए हैं, 2 से दिए हैं, 2 से 5 से, ये सब अभाज्य संख्या से दिए हैं। तो चलिए 256 में 2 से लगा देते हैं, 7 दूना 14, 8 दूना 16। चलिए फिर 2 से लग जाएगा, 3 दूना 6, 9 दूना 18। फिर लग जाएगा 3 से, 13 तिया 39। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए अभाज्य गुणनखंड इसका 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो गया, 3 गुने 13, यही इसकी आंसर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा 3825। चलिए इसका तीसरा निकाल लेते हैं, इसी का 1 का ही है तीसरा 3825। चलिए 3825 का अब निकाल लेते हैं। इसमें 3 2 से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि विषम संख्या है, यहाँ पे लास्ट में सम संख्या होना चाहिए 2 से लगने के लिए, तो 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। चलिए जल्दी जल्दी इसको, 3 चौका 12 और 25 दिया 75। फिर लग जाएगा, अब 5 से लग जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 25। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। देखिए 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही इसके आंसर हो गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 का चौथा। 1 का 4 नंबर देखिए, 5005। चलिए इसको दीजिए, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लग रहा है, ये डायरेक्ट 5 से लग जाएगा। देखिए 5 से, 5 एकन 5, 0 0, 5 एकन 5। अब देखिए ये 7 से लगेगा, 7 एकन 7, 7 चौक 28, 7 तिया 21। 11 से लग जाएगा 13 मरतबे, तो इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड हो जाएगी 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। देखिए इसका किसी का जोड़ा नहीं, तो यही आंसर होगा। चौथा हो गया। चलिए पांचवा है इसमें 7429। ये देखिए, ये 4 नंबर सवाल था और ये पांचवा है 7429, 7429। तो चलिए इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसमें 3 से लग रहा है तो 17 से लग जाएगा। चलिए 17 से देंगे तो 437 आ जाएगा। अब इसमें देते 19 से देंगे तो 23 आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ ये तीनों भी अब अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 में भी एक और स्वयं के सिवा किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, 19 में भी नहीं, तो यही अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुने 19 गुने 23, यही इसकी आंसर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। देखिए यहाँ पे सूत्र भी दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम। यानी ये संख्या पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो ये दोनों का गुणनफल बराबर हो जाएगा इसका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। एलसीएम और एचसीएफ जो निकालेंगे वो दोनों का गुणनफल और ये दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होना चाहिए, ऐसा सूत्र के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं, ऐसा होता भी है। तो चलिए पहला 1.2 का दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1, पहला है 26 और दूसरा है 91। चलिए इसका निकाल लेते हैं। 26 का 2 गुने 13, 91 का निकालिए
3 से दीजिए 91। चलिए 3 से 13 सत्ते 91 हो जाए, 13 सत्ते 91। चलिए इसमें फिर 13 से दीजिए, 13 एकान 13, 7 से दीजिए, 7 एकान 7। तो 26 का हो जाएगा यहाँ पे गुणनखंड 2 गुने 13 गुने और 1 को भी लिख लीजिए, इसका निकालिए। 91 का गुणन 91 का है 7 गुने 13 गुने 1। चलिए एक ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ HCF नहीं मिल रहा हो तो वहाँ के लिए ज़रूरी रहता है। तो देखिए HCF कैसे निकाली जाती है। HCF निकालने के लिए वैसी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, वैसी संख्या जो इन दोनों में उभयनिष्ठ हो, उसी संख्या को HCF बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो HCF क्या हो जाएगा 13। एक भी उभयनिष्ठ है तो एक को भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं एक को लेना। तो मेन इसका जो है HCF क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, क्योंकि 13 संख्या दोनों में उभयनिष्ठ है। और LCM, चलिए इसका LCM निकालते हैं। LCM में देखिए, LCM में उभयनिष्ठ है उसमें से एक ही लेना है, तो देखिए 13 आ गया, और बाकी जो छूट गया उसको भी ले लेना है। ये 13 तो उभयनिष्ठ है उसको तो ले ही लिए, एक भी उभयनिष्ठ है इसको भी ले लिए, ऐसे एक जरूरी नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद जो भी बच गई दोनों में उसको भी लेना पड़ेगा। 2 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया, और कुछ नहीं बचा, नहीं बचा। चलिए इसको गुना करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, और 14 और 13 को गुना कर लेते हैं तो 182 आ जाएगा। 14 और 13 को गुना किए तो 182। अब देखिए, अब सूत्र क्या बोल रहा था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुने LCM। ये सूत्र है, ये याद करना पड़ेगा। तो संख्या कौन कौन सी थी 26 और 91, तो 26 गुने 91 बराबर हो जाएगा HCF कितना निकाले हैं 13, 13 गुने LCM 182। चलिए दोनों को गुना करते हैं 26 और 91 को, तो इसका गुना आ जाएगा 2366। चलिए गुना कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम गुना करके रखते हैं, नहीं तो इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, इसलिए तो आप लोग गुना इस दोनों को कीजिएगा, इतना ही आएगा, और इसका भी गुना कीजिएगा तो इसका भी इतना ही आएगा। यही आंसर हो गया, दोनों बराबर हो गया, यही आंसर हो गया। तो HCF का आंसर ये हो गया, LCM का आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद है 510 और 92। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा का दूसरा, पहला है 510 और 92। तो चलिए 510 का जो है निकाल लेते हैं, 2 से देते हैं, 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 से लग जाएगी, 3 से लगेगा, 8 त्रिक 24, 5 दिया 15, फिर अब लगेगा 8 5, 3 से नहीं लगेगा, अब लग जाएगा 5 से, 17 पचे 85। चलिए इसका निकाल लेते हैं, 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 2 से देंगे तो 23, 23 दूना 46, फिर 23 से देंगे तो 1, फिर इसमें 17 से देंगे तो 1। चलिए 510 का लिख लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 का लिख लेते हैं, एक को यहाँ पे छोड़ दिए हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं अभी एक को लेना। जब कहीं पे कोई संख्या HCF के लिए नहीं मिल रहा हो तो एक हम ले सकते हैं। तो चलिए इसके बाद है 92 का 2 गुने 2 गुने 23। यहाँ देखिए सबसे पहले ये दोनों मिल रहा है दोनों में, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद कोई और संख्या नहीं मिल रहा है तो HCF क्या लिखेंगे HCF 2। वैसी संख्या जो दोनों गुणनखंड में उभयनिष्ठ हो उसी को हम HCF बोला जाता है, उसी को HCF बोलेंगे। और LCM के लिए पहले भी बताए हैं, जो उभयनिष्ठ है उसमें से एक संख्या ले लो, एक ले लिए, इस दोनों में से एक 2 ले लिए,
और देखिए इधर जो बच गया उसको भी लेना पड़ेगा, 3 भी बच गया है, 5 बचा है, 17 बचा है, यहाँ देखिए 2 बचा हुआ है और 23 बचा हुआ है। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, इसका गुना आएगा 23,460। देखिए ये गुना सब करके हम पहले से रख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, आप लोग गुना कर सकते हैं, इतना ही आएगा। और देखिए दो संख्याओं का अब इसको चेक करना है, तो चेक करने का फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दी हुई है सूत्र, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दो संख्या कौन कौन सी, 510 92, 510 गुने 92 बराबर क्या हो जाएगी, एलसीएम कितना है 23,460 गुने एचसीएफ 2। पहला आंसर एलसीएम का हो गया, एचसीएफ का हो गया। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं, अगर यहाँ पे सही नहीं है तो गलती हुआ है एचसीएफ एलसीएम निकालने में। तो चलिए इसका गुना हो जाएगा 46920, इसका भी कर लेंगे तो 46920, यानी कि दोनों सही आ रहा है। तो ये जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वो सही आ गया है। चलिए दूसरा का तीसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरा का तीसरा क्या बोल रहा है सवाल, दूसरा का तीसरा 336 और 54, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके इसको चेक करना है सही है या अथवा नहीं। तो 336 और 54, चलिए इसको गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 2 से देंगे 168, फिर 2 से लग जाएगा 84, फिर 2 से लगेगा 42, फिर 2 से लगेगा 21, फिर अब 21 है तो 3 से लग जाएगा 7, अब 7 से लगेगा तो 1। चलिए इसमें 2 से दीजिए 27, 3 से दीजिए 9, 3 से दीजिए 3। यहाँ देखिए 336 का जो है गुणनखंड हो गया 3 बार 2 है, 4 बार 2 है, 3 और 7, 54 का देख लीजिए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार 3 है। चलिए इसका एचसीएफ निकालेंगे, जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो पहला देखिए 2, ये 2 जो है दोनों में उभयनिष्ठ है तो एक 2 आ गया। इसके बाद देखिए और 2 इसमें है नहीं, 3, देखिए ये तीनों मिल रहा है, ये 3 दोनों में है एक एक करके, तो एक इसका 3 भी हो जाएगा, 3 दूना 6, इसका एचसीएफ 6 आ जाएगा। जो संख्या दोनों में मिल रहा है और कोई तो नहीं ना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या बोले थे, जो उभयनिष्ठ है उसमें से एक ही लेना है, तो इस 2 में से एक 2 ले लेंगे और इस 3 में से एक 3 ले लेंगे, बाकी जो बच गया उसको भी लेंगे। तो कितना बार 2 है, 1 2 3 बार 2 है तो 3 बार 2 लीजिए। एक बार 7 है तो एक बार 7 को ले लेंगे, 2 बार 3 है तो 2 बार 3 को ले लेंगे। चलिए अब इसको गुना करते हैं तो 3024 आएगा, इसकी गुना 3024 आ गई है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, पहला आंसर दूसरा आंसर। और चेक कैसे करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। चलिए संख्या कौन कौन सी है, एक 336 है, दूसरा 54 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। चलिए एचसीएफ निकाले हैं 6 और एलसीएम है 3024, दोनों का गुना कर देते हैं। तो गुना आ रहा है 18,144, इसका भी गुना आ रहा है 18,144, दोनों का गुण सेम आ गया, मतलब एचसीएफ एलसीएम सही निकली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसमें जांच करने बोला था, इसमें जांच करने के लिए नहीं बोला हुआ है। तो इसमें 3 तरह का दी है, तो चलिए इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला,
12, 15 और 21 दी हुई है। देखिए 12, 15 और 21। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले। तो चलिए इसका निकालेंगे। निकल गया। इसमें देंगे 3 पच्चे 15, बस इसमें देंगे 3 सत्ते 21, हो गई। चलिए यहाँ लिखते हैं 12 का हो जाएगा 2 गुने 3। चलिए 15 का लिख लेते हैं 5 गुने 3। इसको उल्टा लिख दें ताकि यहाँ पे 3 सब में मिल रहा है। ये देखिए 3 सब में उभयनिष्ठ है तो 3 को सामने में लिख लेंगे, अच्छा रहेगा। 5 को पहले लिख लिए। इसमें भी 21 वाले में भी 7 गुने 3 लिख लिए। ये देखिए यहाँ पे 3 अंक आ गया, पहले 2 ही अंक मिल रहा था, अभी 3 अंक आ गया है। तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा? देखिए सेम वैसे ही तरीका है, बस इसमें तीनों में होना चाहिए उभयनिष्ठ। तो देखिए अगर तीनों में उभयनिष्ठ नहीं कोई संख्या रहता तो एक है। ये देखिए एक तीनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे हम एक को भी लिख सकते थे। चलिए लिख लीजिए। देखिए ये संख्या तीनों में उभयनिष्ठ है, तो वैसी संख्या जो तीनों में उभयनिष्ठ हो उसको हम ले लेंगे एचसीएफ के लिए। तो एक 3 आ गया, एक भी है तो एक भी लिख सकते हैं। तो मेन इसका 3 एक 3, तो तीनों में उभयनिष्ठ है। चलिए एलसीएम का वही नियम है, तीनों ये उभयनिष्ठ में से एक ले लीजिए, बाकी जो बच गया उसको भी ले लीजिए। तो 2 बार 2 है, 1 बार 5 है और 1 बार 7 है। चलिए इसको गुना कर देते हैं। 7 पंचे 35, 35 दूना 70, 70 70 दूना 140, 140 चौरतिया 42, 420। यही आंसर हो गया। चलिए 3 का दूसरा देख लीजिए। 3 का दूसरा है 17, 23, 19। 17, 23, 19। देखिए 19 से ही लगेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। इसमें 23 से ही लगेगा और इसमें 17 के सिवा किसी और से लगवे नहीं करेगा। तो 17 का लिखेंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड 17 गुने 1। 23 का लिखेंगे तो 23 गुने 1। 19 का लिखेंगे तो 19 गुने 1। देखिए इसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ है एक के सिवा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 1। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? बस क्या हो जाएगा? 17 गुने 23 गुने 19, और 1 को लेना चाहते तो ये भी ले लीजिए। चलिए अब तीनों को गुना कर देते हैं। 17 को गुना कर देंगे, 23 को गुना कर देंगे और 19 को गुना कर देंगे, तो 11, 33, 9। यही आंसर होगा। देखिए क्योंकि ये अभाज्य संख्या था, इसका गुणनखंड निकाले हैं, तो गुणनखंड जो संख्या है वही गुणनखंड है। 17 का 17, 23 का 23, 19 का 19। क्योंकि अभाज्य संख्या है तो दो के एक और स्वयं के सिवा किसी तीसरी संख्या से विभाज्य हो ही नहीं सकती है। तो इसका गुणनखंड और एचसीएफ चलिए निकल चुकी है। तीसरा सवाल देखिए, इसी का तीसरा है 8, 9 और 25। पहला है 8, दूसरा है 9 और तीसरा है इसमें 25 दी हुई। चलिए देखिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा 8, 9 और 25। चलिए इसका निकाल लेते हैं। ये एकदम सरल है। चलिए 8 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एका 2। 9 का निकालिए 3 तिया 9, फिर 3 से 1। 25 का निकालिए 5 25, फिर 5 से 1। चलिए 8 का लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। 3 बार 2 है, 1 1 है। चलिए अब 9 का लिख लेते हैं। 9 का क्या है? 3 गुने 3 गुने 1, 3 गुने 3 गुने 1। 25 का 5 गुने 5 गुने 1। देखिए इसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ है एक के सिवा, सिर्फ एक ही ऐसा संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका एचसीएफ क्या लिखेंगे? एचसीएफ बराबर 1। एलसीएम बराबर, देखिए एलसीएम में तो सब आ जाता है, एक तो आएगा ही, बाकी ये सब जो छूट गया वो सब आ जाएगी। 2 बार 3 आ गया और 2 बार 5 आ गया। चलिए 25 अट्ठे 200, 5 25, 2 दूना 4, 25 अट्ठे 200, 200 नम्मा 9 दूना 1800। यही इसकी आंसर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली वही है 1.2। देखिए थर्ड
क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM इतना इतना ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ देखिए दो संख्याओं, ये पहला संख्या और दूसरी संख्या का HCF 9 दिया है और LCM ये दोनों संख्या का ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है तो LCM ज्ञात करना है। किस सूत्र से ज्ञात करना है? इसी सूत्र से, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो यहाँ भी लिखेंगे 306 गुने 657 बराबर 9 गुने LCM। LCM बराबर 306 गुने 57 बटा में 9 आ जाएगा, गुना में है तो। बस सिंपल सी सवाल है, चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याएं दी हुई है जिसकी HCF और LCM ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहली संख्या कितना है? 306, दूसरी संख्या 657। तो क्या ज्ञात करना है? LCM। और एक HCF दी हुई है, HCF कितना दी हुई है? 9। चलिए प्रश्न से LCM वाट, क्योंकि LCM ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है? 306 है और 657 बराबर HCF कितना है? 9 है और LCM तो ज्ञात करना है। देखिए ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, तो LCM बराबर लिख देते हैं। LCM बराबर 306 गुने 657 और ये जो गुना में इधर आएगा तो भाग में, 9 बटा में आ गया है। चलिए इसको काट देते हैं। 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब क्या हो गया? LCM बराबर 657, LCM बराबर हो गया 657 गुने 34। चलिए इसको गुना कर लेते हैं 657 को और 34 से, तो 657 गुने 34 तो कितना हो जाएगा? 22,338। यही आंसर हो गया इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का है। देखिए 6 के पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने से हमें लास्ट में 0 प्राप्त होगी, ये ज्ञात करने के लिए बोले हैं। तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 6 के पावर n, 6 के पावर क्या रखना चाह रही है? n रखना चाह रही है। तो इसका मान जो है वो 0 आती है कि नहीं आती है, यही ध्यान रखना है। चलिए मान लिया जाए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, यही सब प्राकृतिक संख्या है। आगे जितना भी ले जाइए ये सब क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या। तो देखिए 6 के यही जो n प्राकृतिक संख्या जो है, अगर बोल रहा है कि 6 के पावर में अगर हम 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 0 पर समाप्त हो रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। 6 के पावर में n के जगह 2 रखते हैं तो 6 छक 36 आ रहा है। अगर 6 के पावर n के जगह 3 रखेंगे तो 6 छक 36 और 36 छके 216 आ रहा है। अगर 4 रखते हैं 6 के पावर में तो 6 छक 36 छके 216, 216 छक्के हो जाएगा 1296। यहाँ देखिए यहाँ कोई भी, यहाँ जो समाप्त हो रहा है लास्ट में 0 कहीं पे आ रहा है? 0 पे समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यही कि बोल रहा है चेक करने के लिए। अगर कोई दूसरी संख्या एग्जाम में चेंज भी कर सकता है, एग्जाम में 12 के पावर n दे देगा, 10 के पावर n दे सकता है, 5 के पावर n दे देगा। तो इसी प्रकार से चेक करना है। n के जगह हमें मान भरना है प्राकृतिक संख्या, कभी 1 भरना है, कभी 2 भरना है, कभी 3, कभी 4, कभी 5। यानी कि जो लास्ट वाला अंक जो आ रहा है ये 6 आ रहा है, यहाँ पे 0 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। 6 को कितना भी बार गुना कर लीजिए
6 के पावर में 5 रख के भी देख लीजिए, 6 रख के भी देख लीजिए, कहीं पे भी इसका मान लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे कि नहीं। 6 के पावर n यहाँ पे लिख देते हैं, 6 के पावर n का गुणनफल का गुणनफल 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, का गुणनफल कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। अब क्यों नहीं हो रही है, देखिए 0 लाने के लिए गुणनखंड चाहिए 2 गुने 5 चाहिए, 0 लाने के लिए क्या चाहिए 2 गुने 5 चाहिए, और 6 का गुणनखंड देखिए, 6 का गुणनखंड 2 तिया 6, 2 गुने 3 आ रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 2 पंचे 10, तो इसमें 0 आ रहा है। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड का लास्ट में 0 लाने के लिए उसमें एक 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है, याद रखिए। किसी भी संख्या के लास्ट में उसका गुणनफल 0 लाने के लिए, देखिए इसका गुणनखंड 0 लाने के लिए क्या चाहिए, एक 2 चाहिए और दूसरा 5 चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 उभयनिष्ठ रहे, किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 रहे तो उसमें एक 0 आएगा ही, अगर जिसमें 2 और 5 नहीं है उसमें 0 नहीं आ सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 गुने 3 है, एक 2 तो आ रहा है लेकिन एक 5 नहीं आया हुआ है कहीं पे, तो इसका गुणनखंड में लास्ट में कभी भी 0 नहीं आ सकती है। बस यही क्वेश्चन थी। तो क्या लिखेंगे, 6 के पावर n का गुणनफल खंड कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अब व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ये भाज्य संख्याएं क्यों है। चलिए इसको पहले भाज्य संख्याएं क्यों है शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या है पहला, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए, 6 × 11 × 13 + 13। देखिए इसमें भी 13 और इसमें भी 13 कॉमन है, तो चलिए 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो 7 गुने 11 बच गया, 13 तो कॉमन ले लिए हैं, प्लस 13 का 13 1 बच गया, 13 11 7 77 प्लस 1, 13 गुने 77 1 78। देखिए 78 है तो यहाँ पे 78 को हम लिख सकते हैं 13 गुने 2 गुने 39, इसको भी लिख सकते हैं 3 गुने 13, यानी कि इसका जो गुणनखंड है, देखिए एक 13 है और दूसरा 78 है, लेकिन तीसरा भी गुणनखंड आ रहा है, तीसरा भी 2 आ रहा है, और इसको भी खंड करेंगे तो इसका भी गुणनखंड आ रहा है, तो इसीलिए ये एक भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं शुरू में ही बताए थे, वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के सिवा तीसरी संख्या से भी भाग लगना चाहिए, उसे भाज्य संख्याएं बोला जाता है। तो ये एक भाज्य संख्याएं है, इसको क्या लिखेंगे, भाज्य संख्याएं। अब देखिए इसी 3 का दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। चलिए देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 7 × 6, 5 कॉमन में चला गया तो 4 बच गया, यहाँ 3 बच गया, 2 बच गया, 1 बच गया, अब प्लस 5 एकान 5। चलिए इसको भी गुना कर लेते हैं, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 आ जाएगा, 42 इधर से करते हैं, चलिए 2 एकान 2, 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 छक्के 7 छक्के 42 और 24 को गुना करेंगे तो 1008 आ जाएगा, प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5 गुने 1009, ये आ गई
ऐसी संख्या आई है जिसमें देखिए एक से भी लगेगा, इसमें किससे भी एक से भी लगेगा, 5 से भी लग रहा है और 1009 से भी लग रहा है, तो ये भी भाज्य संख्याएं हो जाएगी, ये भी भाज्य संख्याएं है। क्योंकि भाज्य संख्याएं का फॉर्मूला होता है कि वैसी संख्या जिसमें एक से लगे स्वयं के सिवा तीसरी संख्या से भी भाग लगना चाहिए, तो उसे ही भाज्य संख्या, तो इसमें भी लग रहा है एक से लग रहा है, 5 से और 1009 से, यानी 3-4 संख्या से लग रहा है, तो इसको भी भाज्य संख्याएं बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? वो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसका भी एलसीएम ही निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए इसको चित्र के माध्यम से पहले समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एक मैदान है, यहाँ से रवि दौड़ना प्रारंभ करता है, रवि 12 मिनट लगाता है एक चक्कर लगाने में, और दूसरा है सोनिया, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में, रवि को 12 मिनट, और सोनिया को, दौड़ सब एक ही दिशा में रहा है, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, सब इसी दिशा में दौड़ रहे हैं, लेकिन सोनिया को 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में और रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो देखिए 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगा सोनिया, 36 मिनट में 2 चक्कर लगाएगी सोनिया, 54 मिनट में 3 चक्कर लगाएगी, 72 मिनट में 4 चक्कर लगाएगी। और रवि का देख लीजिएगा आप, रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, 24 मिनट में 2 चक्कर लगाएगा, 36 मिनट में 3 चक्कर लगाएगा, 48 मिनट में 4 चक्कर, 60 मिनट में 5 चक्कर। देखिए पहला चक्कर ये 18 मिनट में, ये 12 मिनट में, दूसरा 36 मिनट में, और ये 36 मिनट में तीसरा चक्कर लगाने जाएगा तो दोनों मिल जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिए, रवि का तीसरा चक्कर और सोनिया का दूसरा चक्कर मिल जाएगा। ये सोनिया जब दूसरा चक्कर लगाने जाएगी और रवि जब तीसरा चक्कर लगाने जाएगा तो दोनों एक साथ मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह पुनः 36 मिनट बाद तीसरे चक्कर में मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। तो ये भी आंसर हो गई, 36 मिनट बाद वापस मिल जाएंगे। पहला आंसर हो गया। चलिए इसको दूसरा ढंग से भी बनाना चाहते हैं तो इसका एलसीएम लेकर के बना सकते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं 18 का और दूसरा है 12। चलिए 12 का, चलिए 18 को लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 और 12 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3। चलिए जो संख्या मिल रहा है उसमें से एक ही लिखेंगे और बाकी एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम का क्या नियम है, जो संख्या मिल रहा है उसमें से एक ही लिखिए, बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। यहाँ 2 भी एक मिल रहा है तो 2 भी एक ही बार लिखेंगे, और देखिए 3 और 2 बच गया तो इसको भी लिखेंगे। देखिए पहले 2 मिल रहा है तो 2 के बदला में एक 2 लिख दिए, 3 मिल रहा है तो एक 3 लिख दिए, और एक 3 और 2, 3 और 2 बच गया उसको भी लिखेंगे। 3 दूना 6, 6 3 18 दूना 36। तो पुनः वो 36 मिनट बाद मिलेंगे, यही आंसर हो गया।